welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelims Booster series is about the Mahatma Gandhi. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is in news. So students, आप सबको पता होगा कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, इसीलिए 30 जनवरी को हम मार्टर्स डे मनाते हैं एंड उनकी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी जाती है. सो 30 जनवरी क्योंकि कल थी तो इसलिए हम आज कवर कर रहे हैं. और महात्मा गांधी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो यूपीएससी है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया है. वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन महात्मा गांधी के से पूछता है, उनकी फिलॉसफी से पूछता है. तो इसीलिए ये आज का सेशन हम उनकी फिलॉसफी को, उनके बारे में, जो भी उनका नेशनल मूवमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द महात्मा गांधी. सो स्टूडेंट्स, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को 1869 में गुजरात के अंदर पोरबंदर में हुआ था एंड ही डाइड ऑन जनवरी 30 न्यू दिल्ली के अंदर. गांधी स्मृति उस जगह को बोला जाता है 1948 में. अब हम बात करें इनके प्रोफेशन से तो ये लॉयर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, सोशल एक्टिविस्ट भी थे. इन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल रिफॉर्म्स भी करे हैं, राइटर भी थे और नेशनल मूवमेंट में ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए उनमें लीडर भी थे. इन्हें इसीलिए ही फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है. लेकिन 30 जनवरी को जो नथुराम से हैं उन्होंने इनका असैसिनेशन कर दिया गया था. एंड साउथ अफ्रीका में हम बात करें तो उन्होंने रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन पे बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली मूवमेंट्स करे हैं. और इनका फेमस मूवमेंट क्या होता था? सत्याग्रह. सत्याग्रह मीन्स मास एजिटेशन. लोगों को इस चीज़ के बारे में बताना, कन्विंस करना और अपने साथ लेके चलना इज़ व्हाट कॉल्ड सत्याग्रह. तो 1893 से 1915 तक ये साउथ अफ्रीका में रहे थे और उन्होंने वहाँ पे जो ब्लैक एंड वाइट में डिस्क्रिमिनेशन होता था, रेसिस्ट रिजाइम जो थी उसे ब्रेक करी थी और उसके अगेंस्ट फाइट करी थी. सो मूविंग फर्दर ऑन टू आवर लेक्चर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट गांधीज मूवमेंट इन इंडिया. गांधी जी का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में और यहीं से ही ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो 1916 में सबसे पहले वो चंपारण गए थे जो कि बिहार में है, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम एक मूवमेंट चल रहा था. उसके अगेंस्ट वो पीजेंट्स को इंस्पायर करने गए थे, उन्हें सपोर्ट करने गए थे कि आप इसके अगेंस्ट स्ट्रगल करिए और इससे आप ऑपरेस नहीं हो सकते, आपको इसके अगेंस्ट फाइट करना ही पड़ेगा. फिर 1917 के अंदर उन्होंने अपने जो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज कराया था. एंड देन 1918 में वो अहमदाबाद गए थे क्योंकि वहाँ पे जो कॉटन मिल वर्कर्स हैं उनके सपोर्ट के लिए उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट फिर से ऑर्गेनाइज कराया था. क्योंकि पहले जो पीजेंट्स कर रहे थे वो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट कर रहे थे, बट अब वो कॉटन मिल वर्कर्स के अगेंस्ट वो सत्याग्रह मूवमेंट्स करा रहे हैं. और यही एक तरीका होता है कि आप अपनी बात दूसरे से कन्विंस कर सकते हो, उन्हें उस चीज़ के लिए कन्विंस करके अपने साथ जोड़ सकते हो. और यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें गांधी जी से सीखनी चाहिए, पीस, नॉन वायलेंस. और इसके अलावा यही चीज़ें कि वो जो भी कुछ अपनी लाइफ में करवाते थे या फिर जो भी वो दूसरों को इंस्ट्रक्शन देते थे वो सबसे पहले वो खुद पे इम्प्लीमेंट उसे करते थे, खुद से उसे वो शुरू करते थे और इसीलिए ही लोग उनकी बात सुनते थे और इसीलिए इतनी ज़्यादा मास एजुटेशन हो जाती थी जिससे कि अपने आप एक सत्याग्रह मूवमेंट वो किसी भी चीज़ के ऊपर वो स्टार्ट कर देते थे. एंड अगर हम कुछ ऐसे एक्ट्स की बात करें जैसे जो रॉलेट एक्ट है 1919 का जो ब्रिटिश इंडिया ने पास किया था कि अगर कोई भी एक्ट इंडिया में हो रहा है तो गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि वो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को सप्रेस कर सकती है और जो भी वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स होंगे उन्हें वो जेल में डाल सकती है विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. 2 साल तक वो उससे बाहर नहीं आएंगे. इसीलिए हमारे जो फेमस लीडर्स हैं जिन्होंने इतनी स्ट्रगल करी है वो काफ़ी टाइम जेल में रह के अपने जो भी उनके प्लान होते थे उसे एग्जीक्यूट करते थे. तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट 1919 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि एक नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट चलाते हैं जिससे कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक सबक दे पाएँ. लेकिन 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो जाता है और जब महात्मा गांधी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वायलेंस स्प्रेड हो चुका है इन सब चीज़ों की वजह से तो अपने मूवमेंट को वो 18 अप्रैल को कॉल ऑफ कर देता है. मीन्स 18 अप्रैल को वो अपने मूवमेंट को स्टॉप कर देते हैं. और महात्मा गांधी जी की यही एक बात थी कि अगर जैसे उन्होंने कोई मूवमेंट चलाया तो वो उसको खुद ही एंड कर देते थे और फिर से वो खुद कुछ न्यू मूवमेंट स्टार्ट करते थे. इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें हर चीज़ में फेलियर हो रही है. इसका मतलब ये है कि आपको अपनी फेलियर से सीखना है और आपको देखना है कि किन चीज़ों पर कब वर्क करना है और नेक्स्ट टाइम से कौन सा मूवमेंट किस चीज़ के अगेंस्ट स्टार्ट करना है. एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो खिलाफत मूवमेंट और जो स्वराज के लिए फाइट चल रही थी
उसके लिए गांधी जी ने सभी लीडर्स को कन्विंस किया सितंबर 1920 में, और उन्होंने बोला कि अब एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कंडक्ट करने का टाइम आ चुका है, जिससे कि हम खिलाफत मूवमेंट को भी सपोर्ट करें और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी बता सके कि अब हम ज़्यादा देर तक उनके गुलाम नहीं रहने वाले। लेकिन फिर 2 साल बाद फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी विड्रॉ कर लिया, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था। क्योंकि आपको पता है कि वो वायलेंस वगैरह के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, वो नॉन वायलेंस पीस की बातें करते थे। तो इसीलिए जब भी वो देखते थे कि उनके मूवमेंट से और बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, तो वो अपने मूवमेंट्स से विड्रॉ कर लेते थे। सिमिलरली उन्होंने यहाँ पर किया। तो गाइस आप देख रहे हैं कि कैसे 1 बाय 1 करके हम ईयर बाय ईयर आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको भी रिवाइज कर रहे हैं, और गांधी जी की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनकी जो फिलोसफी है, उनकी आइडियाज से भी हम इंस्पायर हो रहे हैं। तो अब 1930 में गांधी जी क्या करते हैं, जो सॉल्ट लॉ ब्रिटिश इंडिया लेकर आई थी उसके अगेंस्ट एक मार्च वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम दांडी मार्च कहते हैं। और उस सॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंगली क्या था कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास ही मोनोपोली है, क्योंकि उन्हें कितना सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना है और उसकी किस चीज़ के अकॉर्डिंगली सेल करनी है। अब सॉल्ट तो एक ऐसी चीज़ है जो हर पर्सन के पास नॉर्मली होना चाहिए, ना वो उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है, ना वो उसका कम इस्तेमाल कर सकता है। तो इसीलिए इसके अगेंस्ट उन्होंने एक मार्च लीड करी, और यहीं से ही जो हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत है वो हो जाती है। इसके बाद जो ब्रिटिश इंडिया वो भी चुप नहीं बैठी थी, वो भी कंटिन्यूसली मिशन और प्लान्स लेकर आई जा रही थी। लेकिन जो उनका सर स्टैफर्ड क्रिप्स का मिशन होता है वो फेल हो जाता है, तो और ज़्यादा जो हमारे कांग्रेस के लीडर्स होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और वो ब्रिटिश से इमीडिएटली बोल देते हैं कि आप इंडिया से विड्रॉल कर लीजिए, अदरवाइज वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और वो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में इसी के साथ स्टार्ट कर देते हैं कि वो सारे के सारे जो भी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हैं, जो भी ब्रिटिश गुड्स हैं, उन्हें आप क्विट करें और ब्रिटिशर्स को बताएं कि अब हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है और अब वो हम पे इस तरह से रूल नहीं कर सकते। ओके, ये थे उनके कंट्रीब्यूशन नेशनल मूवमेंट में। लेकिन अब हम उनके कुछ सोशल वर्क की बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जो भी चाहे उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम करे हैं कि उनकी लेगेसी आज तक है। सो लेट्स डिस्कस देम। तो आपको पता है कि अनटचेबिलिटी पहले बहुत ज़्यादा नंबर में थी, तो अनटचेबल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको समाज में इक्वल राइट्स दिलाने के लिए या फिर उनको इक्वल लेवल पे अपलिफ्ट करने के लिए जो गांधी जी हैं उन्होंने काफ़ी काम करे हैं, और इसलिए उन्होंने अनटचेबल्स जो लोग थे उन्हें हरिजन नाम दिया था। हरिजन मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड। एंड 1932 में सितंबर 1932 में B.R. अम्बेडकर के साथ उन्होंने एक पूना पैक्ट था वो नेगोशिएट किया था। उस पूना पैक्ट के अंदर क्या था कि जो शेड्यूल कास्ट है या फिर जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको आप एक अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट मत कराइए। जो हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट है उसी के अंदर आपको जो कुछ सीट्स अब रिजर्व कर दी जाएंगी। मीन्स वहीं से जो शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब से, मीन्स जो बैकवर्ड लोग थे, जो डिप्रेस क्लासेस थी, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम होना स्टार्ट हो गया था। एंड एट लास्ट जो उनका स्पिनिंग व्हील है वो एक सेल्फ रिलायंस का सिंबल है, जो कि बताता है कि आपको किसी भी चीज़ पे रिलायबल नहीं रहना है। आपको वो चीज़ खुद से शुरुआत करनी है, आप खुद से उस चीज़ को करिए, खुद में चेंजेस लाइए, तो जो सोसाइटी है वो अपने आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाएगी और आपकी बातें सुनने भी लग जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने महाराष्ट्र में वार्धा जो जगह है वहाँ पे 1942 में हिंदुस्तानी प्रचार सभा को फाउंड किया था, और इस सभा का मेजर ऑर्गेनाइजेशन का एम ये था कि वो हिंदुस्तानी को प्रमोट करे। हिंदुस्तानी मीन्स हिंदी और उर्दू के बीच में एक ऐसी लिंक करने वाली लैंग्वेज है जिससे कि जो हिंदू पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो ब्रिटिशर्स ने उन्हें अलग किया था, वो फिर से साथ में आ जाए, क्योंकि इंडिपेंडेंस के लिए सभी का साथ ज़रूरी था। क्योंकि जो मुस्लिम्स है, जो आज हम लोग मुस्लिम के बारे में सोचते हैं, उस रिलीजन के बारे में, वो सब कुछ जो है वो ब्रिटिशर्स की वजह से है। पहले हम लोगों में ऐसी चीज़ नहीं थी, पहले सब इंडियंस थे, भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे। इसलिए एक लिंक लैंग्वेज जो थी वो इस हिंदुस्तानी प्रचार सभा का मेन एम था कि हम हिंदुस्तानी चीज़ें करेंगे, हम सभी एक चीज़ का पार्ट है। ओके, सो एट लास्ट हम इनके कुछ लेगेसी देखते हैं कि इनकी और किन किन चीज़ों में लेगेसी है। स्टूडेंट्स के बर्थ एनिवर्सरी को अभी तक इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। एंड अगर आप सोसाइटी में या फिर कोई भी आप ऐसा काम करते हैं सोशल वे में, इकोनॉमिकल वे में, पॉलिटिकल वे में, आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं थ्रू नॉन वायलेंस मेथड, मीन्स बिना किसी लड़ाई झगड़े के, तो आपको गांधी पीस प्राइज मिलता है। या फिर आप कोई और गांधी मेथड्स का यूज़ करके समाज में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, बदलाव लाते हैं, तो आपको गांधी पीस प्राइज से अवॉर्डेड करा जाता है। जब इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है तो उस दिन मार्टिर्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, हिंद स्वराज एंड माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, वो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। Thank you so much and have a nice day ahead. Do share it with your friends so that they can also get the benefit of Prelims Booster series, and stay tuned for the next update.